नमस्कार बच्चों, दिस इज़ राम बिश्नोई एंड यू आर वाचिंग ज्योग्राफी ग्रुप। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, आज हम पढ़ने और समझने वाले हैं क्लास 9th SST सामाजिक विज्ञान की वर्कशीट नंबर 4 यानी कार्यपत्रक संख्या 4 को। आज की इस वर्कशीट में हम अपना इतिहास का हिस्ट्री का पहला चैप्टर फ्रांसीसी क्रांति उसको जारी रखेंगे, यानी थोड़ा और समझने की कोशिश करेंगे कि फ्रांसीसी क्रांति के बाद फ्रांस में क्या क्या हुआ था। वैसे जितना फ्रांसीसी क्रांति में नहीं हुआ था उससे कहीं ज़्यादा उसके बाद हुआ था, यानी पूरा रायता फैल गया था। साथ ही साथ आज की वर्कशीट में हम पढ़ने वाले हैं उस क्रांति के या फ्रांस के अमरीश पुरी के बारे में। ये अमरीश पुरी कौन थे उसकी भी हम बात करेंगे। ये जो हमारी वर्कशीट नंबर 4 यानी कार्यपत्रक संख्या 4 है, यह 15 अप्रैल 2021 की वर्कशीट रहेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं फ्रांस की क्रांति के बाद क्या क्या घटनाएं घटित होती है फ्रांस में। बेहद आसान सी वर्कशीट रहेगी हमारी। 1792 से लेकर के 1794 तक का पीरियड है, वो हम बात करेंगे, जो कि उग्र गणतंत्रवाद का चरण था। ओके, जैसे 1791 में क्या हुआ था, 1789 में क्रांति होती है, 1791 में फ्रांस का संविधान बन के तैयार हो जाता है, ये हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद 1792 में फ्रांस गणतंत्र बनता है, यानी कि जो राजतंत्र था, मोनार्की सिस्टम था, वो खत्म कर दिया जाता है। उसके बाद क्या क्या होता है कि 1792 से जो 94 का काल है, यानी कि ये जो पीरियड है उग्र गणतंत्रवाद का काल कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, चलिए पता लगाते हैं। तो 1789 की फ्रांस की क्रांति का जो भय था वो यूरोप के अन्य देशों में भी फैलने लग गया। भय क्यों था, डर क्यों था? डर ये था कि जो पड़ोसी देश थे, आसपास के जो देश थे, उन्हें लगता था कि अगर इस प्रकार के विचार यहाँ के लोगों में फैले तो यहाँ पर भी क्रांति होगी, यहाँ पर भी उथल पुथल होगी। जो वहाँ पर राजतंत्र था उनको डर लगने लग गया कि उनकी भी जड़ें अब यहाँ से उखड़ने वाली है। तो इसलिए फ्रांस की क्रांति का जो डर था, जो भय था, वो यूरोप के अन्य देशों में भी धीरे धीरे फैलने लग गया था। जो पादरी कुलीन वर्ग फ्रांस से भाग गए थे, उन्होंने क्रांति के विरुद्ध भावना भी फैलाई। दूसरा एक कारण था, एक तो ये था कि लोगों के बीच में अपने आप, जो शासक वर्ग थे उनके बीच में अपने आप डर था कि यहाँ पर भी क्रांति हो सकती है, क्रांति हुई तो हमें सत्ता से हाथ धोना पड़ेगा। दूसरा, जो पादरी वर्ग, कुलीन वर्ग फ्रांस से भाग गए थे, उन्होंने भी उन देशों में जाकर के उन लोगों को डराया कि अगर यहाँ पर ये विचार फैले तो बहुत बुरा होने वाला है। फ्रांस के क्रांतिकारी सिद्धांतों का प्रचार सारे यूरोप में धीरे धीरे होने लग गया था, क्योंकि यहाँ पर क्रांतिकारी जो विचार थे उनका डर किसको था? जो भय था वो तो शासक वर्ग था, कुलीन वर्ग था या पादरी थे, उनको डर था। आम लोगों के लिए अच्छी बातें थी कि उनको कई सारे अधिकार मिलने वाले थे, कई सारे ऐसे सुधार होने वाले थे। उनको उम्मीद थी कि समानता का अधिकार मिलेगा, उनको उम्मीद थी कि सरकार चुनी हुई होगी और बहुत कुछ नया होने वाला है। तो इसलिए वो जो प्रचार प्रसार कह सकते हैं उन विचारों का, वो तेजी से बाकी देशों में फैलता है। ऑस्ट्रिया ने फ्रांस में राजतंत्र को समर्थन दिया, क्योंकि उन्हें भी डर था कि अगर राजतंत्र है दोबारा से खड़ा नहीं होता है तो शायद हमारे यहाँ से भी राजतंत्र है वो टाटा बाय बाय बोलनी पड़ेगी। इसके विरोध में फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध युद्ध घोषित कर दिया। उन्होंने इसे निरंकुश राजाओं और कुलीनों के विरुद्ध जनता की जंग के रूप में मान लिया। यानी कि यहाँ पर जैसे ही ऑस्ट्रिया ने वहाँ के राजतंत्र, फ्रांस के राजतंत्र मतलब लुई 16, उनको समर्थन दिया, वैसे ही फ्रांस ने ऑस्ट्रिया के खिलाफ जंग जारी कर दी, सैनिकों आक्रमण। और उन्होंने इसको प्रचारित किया, वहाँ की सरकार ने, जो फ्रांस की नई सरकार थी, उन्होंने प्रचारित किया कि ये निरंकुश राजतंत्र और कुलीन है, उनके खिलाफ युद्ध है, कि हमें निरंकुश राजतंत्र और कुलीन वर्ग है जो इतने समय से हमारा शोषण करते आ रहे थे, अब बारी है उनको कुचल दिया जाए। वयस्क मताधिकार के आधार पर राष्ट्रीय कन्वेंशन का गठन होता है। ये हम पिछली वर्कशीट में बात कर चुके हैं कि उसके बाद वहाँ पर जो नेशनल असेंबली थी वो भंग कर दी जाती है और वहाँ पर एक नेशनल कन्वेंशन का गठन किया जाता है। और इस नेशनल कन्वेंशन का जो गठन किया जाता है वो मतलब इनको चुना जाता है। इनके सदस्यों को कौन चुनते? वयस्क पुरुष मताधिकार से, यानी कि 21 वर्ष से अधिक आयु के जितने भी पुरुष थे उन सभी को वोट डालने का अधिकार दिया गया। यानी कि इसको हम ये तो नहीं कह सकते एक समान वोटिंग राइट्स दिए गए थे सबको, क्योंकि महिलाओं को वोटिंग राइट नहीं दिए गए थे। तो यहाँ पर ये सब कुछ हुआ उग्र गणतंत्रवाद में 1792 के तुरंत बाद, यानी कि किसी भी तरीके से वो गणतंत्र की रक्षा कर लिए वो प्रयासरत थे। नेशनल कन्वेंशन और आतंक का राज, यहाँ से हमारा एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। यानी कि यहाँ पर तक जो हमने पढ़ा है वहाँ पर हमने थोड़ा सा जाना है कि कैसे नई जो सरकार बनी थी, किसकी सरकार? जो जैकोबिन की सरकार बनी थी। तो वो सरकार है
वो थोड़ी सी उग्र विचारधारा, यानी कि गरम दल के नेता आपने पढ़े ना, गरम दल के नेता, नरम दल के नेता। तो एक तरीके से ये जो गणतंत्रवादी थे, जेकोबिन्स थे, ये गरम दल के नेता थे, सुधार चाहते थे, तुरंत सुधार चाहते थे। नेशनल कन्वेंशन और आतंक के राज की बात करेंगे। आतंक के राज का प्रश्न है वो आपके एग्जाम में लगभग रहता ही रहता है। 21 सितंबर 1792 को नेशनल कन्वेंशन का प्रथम अधिवेशन होता है। नेशनल कन्वेंशन की आपको बता दिया कि जैसे हमारी संसद है वैसे ही नेशनल कन्वेंशन था। इसमें लोगों को चुना गया था, सदस्यों को, और चुना किसने था? सभी पुरुषों ने जिनकी आयु 21 वर्ष से अधिक थी। तो इसका पहला जो अधिवेशन, मतलब मीटिंग लगा लीजिए, ओके, पहला जो सेशन लगा लीजिए, वो हुआ था 1792 में 21 सितंबर को। इसमें जेकोबिन और जीरोदिस्ट दो दल प्रमुख थे, यानी कि जेकोबिन और जीरोदिस्ट दो प्रमुख दल थे जिनके सदस्य चुन के आए थे। जेकोबिन अनुशासित और संगठित थे, यानी जेकोबिन क्लब जिसके मुख्य नेता कौन थे? रॉबस्पियर, मैक्समिलियन रॉबस्पियर, जिसे हम कह सकते हैं वो फ्रांस के अमरीश पुरी थे। कैसे थे हम आगे बात करने वाले हैं। और इसी तरीके से दूसरी तरफ जीरोदिस्ट थे। जो जीरोदिस्ट थे वो शिक्षित थे, कुलीन थे, लेकिन उनको राजनीति नहीं आती थी, राजनीति के थोड़े कच्चे खिलाड़ी थे वो। इसके प्रमुख नेता जो थे उनमें थे मैडम रोला और ब्रिशो, यानी कि मैडम रोला और ब्रिशो इसके प्रमुख नेता थे। दोनों ही गुट जो थे वो गणतंत्र के हिमायती थे। वो चाहते थे कि सरकार है वो चुनी हुई होनी चाहिए। गणतंत्र किसे कहते हैं? पिछली वर्कशीट में हमने बात की थी, नहीं समझ में आया दोबारा बात कर लेते हैं। गणतंत्र का अर्थ होता है वो देश गणतंत्र कहलाता है, जैसे कि हम गणतंत्र है जिसके देश का मुखिया चुना हुआ होता है। हमारे यहाँ पे देश के मुखिया कौन है? राष्ट्रपति, चुनाव होता है ना। जबकि ब्रिटेन में वो गणतंत्र नहीं है, क्योंकि वहाँ पर देश के मुखिया कौन है? महारानी, उनका चुनाव नहीं होता। ओके, तो दोनों ही ये जो गुट थे वो गणतंत्र के पक्ष में थे कि यानी राजतंत्र तो हमें भाई नहीं चाहिए, बहुत हो लिया राजतंत्र। गणतंत्र के पक्ष में थे। विदेशी शक्तियों के विरुद्ध युद्ध का समर्थन भी दोनों ही करते थे कि विदेशी जो शक्तियां हैं जो हमारे देश में गड़बड़ फैलाने की कोशिश कर रही है, साजिशें कर रही है, उनके खिलाफ युद्ध होना ही चाहिए। जीरोदिस्तों का मानना था कि क्रांति बहुत आगे जा चुकी है, उसका अंत होना चाहिए। लेकिन जीरोदिस्त थे वो लगातार, क्योंकि क्रांति के 3 साल हो चुके थे, हर रोज कोई नया ड्रामा हो रहा था, तो इससे जीरोदिस्त को लग रहा था कि अब शांति की बात होनी चाहिए, अब विकास की बात होनी चाहिए। हर रोज ये नहीं कि हम बोल दें कि सैनिकों आक्रमण ये करेंगे, हम वो करेंगे, कि थोड़ा सा ठंडे मन से हम विकास की सोचें, गरीब लोगों की सोचें, आम लोगों की सोचें। और जो जीरोदिस्त थे वे अधिक सामाजिक समानता लाने के विरुद्ध थे, यानी कि वो नहीं चाहते थे कि समाज में तुरंत सारे बदलाव लेके आए जाए या सब लोगों को एक समान अधिकार दिए जाएं। वे स्वतंत्रता पर अधिक जोर देते थे कि स्वतंत्रता, हर किसी को कुछ अधिकार प्राप्त होने चाहिए। जबकि जेकोबिन जो लोग थे वो, जैसे हमने ऊपर बात की कि वो ज़्यादा क्या थे? अनुशासित थे, संगठित थे, हालांकि गरीब व्यक्ति थे, वो समानता पर ज़्यादा जोर देते थे। और निम्न वर्ग के प्रति उनका व्यवहार था वो सद्भावपूर्ण रवैया था, यानी कि उनके प्रयास ये थे कि जो निम्न वर्ग के लोग हैं उनकी भलाई के कार्य किए जाए, सबसे पहले उनको समानता का अधिकार दिया जाए। क्यों ऐसा सोच रहे थे? क्योंकि जेकोबिन क्लब के जितने भी सदस्य थे, जो सपोर्टर थे, यूँ कह लीजिए कि उनका जो वोट बैंक था वो गरीब लोग ही थे। छोटे दुकानदार हो गए, छोटे व्यापारी हो गए, काश्तकार हो गए, मजदूर हो गए, कलाकार हो गए, वो सभी जेकोबिन जो क्लब थे उनके सदस्य थे, उनके समर्थक थे। तो यहाँ पर हमने देखा कि 1792 में नेशनल कन्वेंशन होता है, उसमें 2 प्रमुख दल होते हैं, एक तो जेकोबिन और दूसरे होते हैं जीरोदिस्त। दोनों में हालांकि कुछ समानताएं होती है, दोनों में कुछ अंतर भी होते हैं। अब हम नेशनल कन्वेंशन के समक्ष कठिनाइयों की बात करेंगे। जो नेशनल कन्वेंशन नई चुनी हुई संसद थी उसको कई प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ा। कौन कौन सी समस्याएं थी उसकी हम बात करेंगे। तो क्रांतिकारियों ने 1792 में घोषणा कर दी कि फ्रांस का गणतंत्र स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की भावना पर आधारित है। इस घोषणा से यूरोप के निरंकुश शासन भयभीत हो गए, क्योंकि जो क्रांतिकारी, एक तरीके से ये क्रांति थी वो समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि बदलाव आते जा रहे थे। तो क्रांतिकारी मुख्य तौर पर कौन थे? जेकोबिन क्लब के जो सदस्य थे। उन्होंने घोषणा कर दी कि फ्रांस का जो गणतंत्र होगा इसमें सब लोगों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया जाएगा, सब लोगों को समानता का अधिकार दिया जाएगा, बंधुत्व की भावना पर आधारित नया संविधान तैयार किया जाएगा। इससे यूरोप के जो निरंकुश शासक थे वो भयभीत हो गए। भयभीत तो होना ही था, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि इस प्रकार के अगर कदम उठाएंगे तो जनता का समर्थन बढ़ेगा, जनता मांग करेगी कि उनको भी इसी प्रकार के अधिकार दिए जाएं। अगर ऐसा हुआ तो वो दिन दूर नहीं जब उनकी गद्दी भी उनसे छिन जाएगी। अब फ्रांस की क्रांति फ्रांस की न होकर के पूरे यूरोप की हो चुकी थी, क्योंकि हर देश में फ्रांस की क्रांति से जो लोग थे वो प्रभावित थे। वो चाहते थे कि उनके देश में भी कुछ ऐसा ही हो। अतः यूरोपीय देश
क्रांति के प्रसार को रोकने के लिए धीरे धीरे एकजुट होने लग गए। इंग्लैंड, हॉलैंड, ऑस्ट्रिया, प्रशा क्या है, ये जर्मनी का एक बड़ा भाग था। बाद में जर्मनी जिसको हम जर्मनी के नाम से जानते हैं, तो उसका एक बड़ा भाग था, वो प्रशा कहलाता था। ओके, तो ये देश थे, इनका एक गुट बन गया और इन्होंने फ्रांस के विरुद्ध एक तरीके से साजिशें की, कोशिश की कि फ्रांस की क्रांति के प्रचार प्रसार को रोका जाए। इस गुट ने कई जगह पर फ्रांस को हराया भी, उनकी सेना को पराजित भी किया। नेशनल कन्वेंशन ने एक प्रस्ताव पारित कर राजतंत्र को समाप्त कर दिया, यानी कि यहाँ पर राजतंत्र की समाप्ति की घोषणा कर दी गई और गणतंत्र की स्थापना की गई, जिसके बारे में हम पिछली वर्कशीट में बात कर चुके हैं कि राजतंत्र मतलब जो राजा का शासन था वो राजतंत्र होता है, उसको खत्म कर दिया पूरी तरीके से। नाम के भी राजा उन्होंने नहीं छोड़े और उन्होंने गणतंत्र की स्थापना कर दी कि जितनी भी सरकार में जो भी सरकार के मुखिया होंगे वो चुने हुए नेता होंगे, आम जनता है उनका चुनाव करेगी। राजा पर कौन थे राजा? फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस के राजा कौन थे, सम्राट कौन थे? लुई 16वां। तो उन पर देशद्रोह का मुकदमा चलाया गया। देशद्रोह का मुकदमा क्यों चलाया गया? क्योंकि उनके ऊपर आरोप लगाया गया कि उन्होंने विदेशी शक्तियों से, दूसरे देशों से सहायता लेने की कोशिश की फ्रांस के ही खिलाफ, इसलिए उन पर मुकदमा चलाया गया और उन्हें मृत्युदंड की सजा दी गई। 21 जनवरी 1793 को लुई 16वां फांसी पर चढ़ा दिया गया। तो ये सब कुछ उथल पुथल हो रही थी, यानी कि फ्रांस की क्रांति जिस सम्राट के खिलाफ हुई थी उसी को फांसी पे लटका दिया गया। सरे बाजार चौराहे के ऊपर उनको फांसी की सजा दी गई थी। तो बहुत कुछ हो रहा था 1792 के बाद। तो एक इंपॉर्टेंट जो 1 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है कि फ्रांस राजतंत्र कब बना और गणतंत्र कब बना, तो फ्रांस गणतंत्र बना 1792 में। राजतंत्र की समाप्ति कब हुई? 1792 में। युद्ध के कारण हालांकि लगातार फ्रांस चारों तरफ से दुश्मनों से घिरा हुआ था, जो नहीं चाहते थे कि फ्रांस की क्रांति का प्रचार प्रसार हो, इसलिए लगातार युद्ध करने पड़े फ्रांस को। इसके कारण उसकी आर्थिक स्थिति है वो खराब हो गई, यानी कि खजाना पहले से ही खाली था, अब यहीं पे जैसे हम बोलते हैं कंगाली में आटा गिला, और ज़्यादा प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई और वहाँ पर कीमतें बढ़ जाती है, क्योंकि जब प्रॉब्लम्स खड़ी होती है तो क्या हुआ, वहाँ पर आम जो वस्तुएं होती है, आम लोगों के उपभोग की वस्तुएं होती है, उनकी कीमतों में बढ़ोतरी हो जाती है। अमीरों से कर्ज वसूलने का नियम बनाया गया कि जो पैसे वाले हैं उनसे कर्ज वसूला जाए, क्योंकि पहले जो टैक्स लिया जाता था वो थर्ड एस्टेट से लिया जाता था, इसीलिए क्रांति हुई। तो इस बार उन्होंने ऐसी गलती नहीं की कि अमीरों से हम कर्ज वसूलेंगे। जेकोबिनों ने, जो जेकोबिन क्लब के सदस्य थे, उन्होंने पेरिस की भीड़ और कम्यून की सहायता से कन्वेंशन पर आक्रमण कर दिया और सत्ता पर अधिकार कर लिया। यानी कि जो जेकोबिन क्लब के सदस्य थे और जीरोदिस्ट दो थे ना उस वक्त तक, लेकिन उन्होंने क्या किया कि ज़बरदस्ती कन्वेंशन पर हमला किया और अपना शासन पे कब्जा जमा लिया। ओके, और वहाँ पर आतंक के राज्य की स्थापना की। अब ये आतंक का राज्य क्या हो गया? आतंक का राज्य करता है कि 1793 से 94 का जो पीरियड है, कितना 1793 से लेकर के जो 94 का जो काल है, उस लगभग 1 वर्ष के काल को आतंक का शासन कहा जाता है। उस वक्त किसकी सरकार थी? जेकोबिन सरकार थी और उस सरकार के मुखिया थे मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर। अब इसको आतंक का शासन क्यों कहते हैं? इसके कई सारे कारण थे कि आतंक की राज की स्थापना के साथ फ्रांस में एक बार फिर से दोबारा से अव्यवस्था फैल गई, यानी कि दोबारा से गड़बड़ शुरू हो गई। वहाँ पर माहौल था वो सारा का सारा, जो शांति का माहौल की तरफ जा रहे थे, वो दोबारा पटरी से उतर गए। रॉबस्पियर के नेतृत्व में जो नई सरकार बनी थी, इसमें कुछ ऐसे कदम उठाए गए जिसके कारण इसको आतंक का राज कहा जाता है। इसमें क्रांतिकारी जन सुरक्षा की स्थापना की कोशिश की गई, यानी अच्छे कदम भी थे। कोई भी जेकोबिन्स के खिलाफ काम करता उसे मृत्युदंड दे दिया जाता था। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये थी कि जो कोई भी जेकोबिन के खिलाफ कार्य करता था, यानी कि उनके जो शत्रु थे, उनको एक एक करके निपटा दिया गया, उनको मृत्युदंड दे दिया जाता था। 1794 जुलाई 1794 में रॉबस्पियर को भी कैद कर लिया गया और उन्हें फांसी दे दी गई। इस तरीके से ये जो आतंक का राज है उसकी समाप्ति हुई। तो ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि आतंक का राज किसे कहते हैं? तो 1793 से 94 का जो काल है उसे आतंक का राज कहा जाता है। इस दौरान जेकोबिन सरकार थी और उसके मुखिया थे, सरकार के मुखिया थे वो मैक्सिमिलियन रॉबस्पियर थे। उन्होंने कड़े नियम और कड़ी सजा का प्रावधान किया था इस दौरान, और इस दौरान जितने भी जेकोबिन सरकार के जो शत्रु थे, चाहे वो पादरी थे, कुलीन वर्ग थे, उन सबको एक एक करके फांसी पर लटका दिया गया था। इसलिए इस काल को आतंक का राज कहा जाता है।
आतंक के राज की समाप्ति कब हुई? 1794 में, जब रॉबस्पियर को भी लटका दिया गया। भाई भयंकर किस्म का यहाँ ड्रामा चलता है, यानी जो भी देश का मुखिया बनता है उसको ही लटका देते थे वो। और इसी रॉबस्पियर को, इसी के कारण हम कह सकते हैं कि ये वहाँ के अमरीशपुरी थी, मतलब खूब तंग किया जब तक इनके पास पावर थी। आतंक के राज के बाद उदारवादी नेताओं ने देश की सत्ता संभाली और आतंक राज्य की व्यवस्था, जो कुछ भी उस वक्त किया गया था उस सब को इन्होंने भंग कर दिया। जो उस एक साल के दौरान हुआ था, जो भी गड़बड़ी की गई थी उस सब को उन्होंने वापस रीसेट कर दिया। डिफ़ॉल्ट रीसेट मोबाइल फ़ोन में होता ना, वैसा ही उन्होंने कर दिया। आतंक के शासन के दौरान लगाए गए मूल्य या फिर पारिश्रमिक पर से नियंत्रण भी उठा लिया गया, यानी कि जो भी नए कानून लेके आए थे उन सभी को समाप्त कर दिया गया। तो ये तो बात हुई आतंक के राज की, कि कैसे आतंक के राज का सामना करना पड़ा। और ये जो आतंक के राज का प्रश्न है, ये आपका इस चैप्टर का, आज की वर्कशीट का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस चैप्टर का भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो आपके मिड टर्म एग्जाम या एनुअल एग्जाम में लगभग रिपीट होता है। अब जो हम नेशनल कन्वेंशन के थोड़े कार्यों की भी बात कर लें, हालांकि इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है। नेशनल कन्वेंशन जिसका गठन किया गया था 1792 में, यानी कि 1791 में नेशनल असेंबली के बाद नेशनल कन्वेंशन बना था, जिसमें सभी पुरुषों को जिनकी आयु 21 वर्ष थी उनको वोट डालने का अधिकार दिया गया और कुछ सदस्यों को चुना गया, जिसका नाम रखा गया नेशनल कन्वेंशन, जो कि वहाँ की संसद की तरह थी। उस नेशनल कन्वेंशन ने बहुत सारे अच्छे कार्य किए थे, बहुत सारे। उनमें से प्रमुख कार्यों की अगर हम बात करें कि क्या क्या किया गया, पहला सबसे बड़ा जो कार्य था वो ये था कि नई शिक्षा नीति, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया गया, कि पूरे देश में एक जैसी शिक्षा होगी, जिसकी बात अब हम कर रहे हैं आज़ादी के बाद, वो फ्रांस वालों ने बहुत पहले कर लिया था। और उन्होंने फ्रेंच भाषा को राष्ट्रभाषा घोषित कर दिया ताकि लोगों में एकता स्थापित हो। दूसरा कार्य किया उन्होंने, गुलामी प्रथा है उसको, दास प्रथा की समाप्ति कर देगी। दास प्रथा जो थी उसको समाप्त कर दिया गया। और ऋण न चुकाने पर जो जेल भेजने संबंधी कानून थे वो भी खत्म कर दिए, कि पहले बात बात के ऊपर जेल में डाल दिया जाता था, तो ऐसे जो गलत कानून थे उनको खत्म कर दिया। ये भी एक अच्छा काम था। इसके अलावा सबसे बड़े पुत्र को ही उत्तराधिकार देने का कानून भी खत्म कर दिया गया, कि सबसे बड़ा बेटा ही क्यों उत्तराधिकारी बने, कि अगर कोई और योग्य है तो वो भी शासन पर या जो भी संपत्ति पर उसका अधिकार हो सकता है। राजतंत्र को समाप्त कर दिया, ये भी एक बड़ा कार्य था। नेशनल कन्वेंशन ने 1792 में राजतंत्र को समाप्त कर दिया और फ्रांस को एक गणतंत्र है वो घोषित कर दिया गया। साथ ही साथ यहाँ पर एक नया पंचांग या नया कैलेंडर है वो भी लागू किया गया, क्योंकि राजतंत्र की समाप्ति के बाद वो नहीं चाहते थे कि उसका कोई भी प्रूफ एविडेंस रहे, सब कुछ नया वो चाहते थे। उन्होंने मापतोल की नई एक समान पद्धति लागू की। पहले क्या था कि हर कोने में फ्रांस के अलग अलग मापतोल के पैमाने थे, उन्होंने एक जैसे मापतोल के पैमाने लागू किए। कालाबाजारी रोकने के लिए उन्होंने राशनिंग व्यवस्था शुरू की, यानी कि मुआवजा देने की नीति है वो समाप्त कर दी। राशनिंग व्यवस्था मतलब गरीबों को एक फिक्स रेट के ऊपर उनको राशन दिया जाता था, जैसा कि हम पीडीएस सिस्टम में पढ़ते हैं या पढ़ने वाले आगे। आयकर और युद्ध कर भी लगाए गए, नए टैक्स लगाए गए। आयकर यानी कि जिसकी जितनी आय उसको उतना ही ज़्यादा टैक्स देना होगा। ऐसे युद्ध कर लगाए गए कि अगर ऐसी परिस्थिति आती है देश में तो युद्ध के नाम से भी कर इकट्ठा किया जाता था लोगों से, ताकि देश के आर्थिक हालात वो ज़्यादा ना बिगड़े। तो ये बड़े कार्य थे, उनमें से 4 या 5 कार्य आपको समझने हैं कि क्या क्या किया गया। नई शिक्षा नीति अपनाई गई, फ्रांस जो फ्रेंच भाषा है उसको राष्ट्रीय भाषा घोषित किया गया, दास प्रथा समाप्त कर दी गई, राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया, गणतंत्र की स्थापना की गई, एक जैसे मापतोल पे पैमाने हैं वो स्थापित किए गए, साथ ही साथ आयकर और युद्ध कर 2 नए कर लगाए गए। तो ये आपको समझना है कि क्या क्या किया था नेशनल कन्वेंशन ने। बहुत कुछ किया था, बड़े बदलाव की कोशिश की थी, लेकिन कुछ ही दिनों के बाद नेशनल कन्वेंशन ने उसके हालात ख़राब हो गए थे जब जैकोबिन्स ने उसके ऊपर कब्जा कर लिया था। तो ये तो हमने समझा इस वर्कशीट में। अब हम बात करते हैं प्रश्नोत्तर की। कुछ आसान से, बेहद आसान से प्रश्न दिए गए यहाँ पर, 4 टोटल क्वेश्चन दिए गए। पहला जो हमारा प्रश्न बनता है, फ्रांसीसी क्रांति से अन्य यूरोपीय शासक क्यों परेशान थे? फ्रांसीसी क्रांति से अन्य जो यूरोपीय शासक थे वो परेशान थे, क्यों थे, ये हमें बताना है। तो अन्य यूरोपीय शासक परेशान थे क्योंकि उन्हें चिंता थी कि क्रांति के विचार विद्रोही समूहों और अपने देश के लोगों में फैल जाएंगे और अगर ऐसा हुआ तो उनकी सत्ता उनके हाथ से खिसक जाएगी। ओके, तो ये उनका कारण था परेशानी का। उसके बाद सेकंड जो क्वेश्चन बनता है ये भी आपका 1 मार्क्स का ही क्वेश्चन बनेगा। रॉबस्पियर कौन था? तो रॉबस्पियर जैकोबिन क्लब का मुख्य नेता था, बाद में वह जैकोबिन सरकार का प्रमुख भी बना, यानी कि मुखिया भी बना था। उसके बाद तीसरा जो प्रश्न है जो इस वर्कशीट और इस चैप्टर के सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से एक है, आतंक का राज क्या था?
फ्रांस में 1793 से 1794 की अवधि को आतंक का शासन कहा जाता है। जैकोबिन क्लब के प्रमुख रॉबस्पियर ने कठोर नियंत्रण और सजा की नीति का पालन किया था। इस समय के दौरान पादरी, कुलीन आदि गणतंत्र के जो दुश्मन माने जाने वाले लोग थे, उनको बड़ी संख्या में मौत के घाट उतार दिया गया था। इसलिए इस काल को आतंक का राज कहा जाता है। उसके बाद फोर्थ जो हमारा क्वेश्चन बनेगा कि नेशनल कन्वेंशन के प्रमुख कार्य कौन कौन से थे। तो आप 4 या 5 लिख सकते हो, काम चलेगा। नेशनल कन्वेंशन के हमें कुछ प्रमुख कार्यों के बारे में बताना। पहला, राष्ट्रीय शिक्षा नीति को अपनाया गया और फ्रेंच को राष्ट्रीय भाषा घोषित कर दिया गया। दूसरी, जो दास प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया गया। दास प्रथा जो गुलामी की प्रथा थी उसको समाप्त कर दिया गया। तीसरा, सबसे बड़े बेटे के उत्तराधिकार के कानून को भी खत्म कर दिया गया। चौथा, नया कैलेंडर है वो लागू किया गया। पांचवा, माप तोल के एक समान विधि है उसको पेश किया गया। और 2 नए कर लगाए गए, आयकर और युद्ध कर लगाए गए। तो ये थे कुछ महत्वपूर्ण कार्य नेशनल कन्वेंशन के। उम्मीद करता हूँ आज की इस आसान सी वर्कशीट को आप अच्छे से समझ पाए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।